नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में। दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया था और अब हम शुरू करेंगे मुगल वंश। तो आज हम चर्चा करेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये कुछ एक सीधे सीधे याद करने वाली चीज़ें हैं कि इसका जो मूल नाम है वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मतलब इस उपाधि को इसने धारण किया था जहीरुद्दीन की शासक बनने के बाद। ठीक है, इसका जन्म हुआ था विद्यार्थियों ट्रांसओक्सियाना के फरगना में। अब इसके वंश, इसके नाना नानी और माता पिता का नाम हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आरपीएससी ऐसे सवाल पूछ लेती है। ठीक है, तो इसके नाना नानी थे यूनुस खान और एहसान दौलत बेगम और माता पिता कुतुब निगार खानम और उमर शेख मिर्ज़ा। एहसान दौलत बेगम विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया था, तो इसकी प्रारंभिक समस्याओं को सुलझाने में इसकी मदद करी थी एहसान दौलत बेगम ने। ठीक है, और इसके वंश का नाम भी इम्पॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसका वंश था चगताई तुर्क। बाबर वैसे तो हम माने तो मंगोलों से ही है ना, मुगल बना है, मंगोलों से ही मुगल बना है। और बाबर पिता की तरफ से तो था तैमूर का पांचवा वंशज, तैमूर का पांचवा वंशज, और इसकी माता की तरफ से ये था चंगेज खां का 14वां वंशज। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें इन दोनों का रक्त था, तैमूर और चंगेज। और जो मंगोलियन थे, जो मुगल हैं, वो खुद को तैमूरिया कहने में प्राउड फील करते थे, तैमूरिया, क्योंकि ये तैमूर के वंशज थे। ये ध्यान रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। ठीक है, अब इसका प्रारंभिक संघर्ष ये रहा कि ये समरकंद को जीतना चाहता था। इसने 3 बार इसे जीतने का प्रयास किया, लेकिन तीनों ही बार यह पराजित हो गया, तीनों ही बार यह पराजित हो गया। और यहाँ पर सेबानी खान ने इसे पराजित किया था, और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था विद्यार्थियों, वो था सराय पुल का युद्ध, सराय पुल का युद्ध इम्पोर्टेंट है ये। इस युद्ध में बाबर हार गया था, लेकिन बाबर की बहन सेबानी खान के हाथ लग गई थी और उसने उससे विवाह कर लिया था। और इन 3 बार इस युद्ध के बाद में बाबर ने कुछ समय के लिए समरकंद को जीतने का विचार त्याग दिया था, लेकिन बाद में एक बार पुनः प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तो आप ध्यान रखिएगा केवल कि समरकंद वह नहीं जीत पाया था 3 बार के प्रयास के बाद भी। काबुल को इसने 1504 ईस्वी में जीत लिया था। और इसके पश्चात इसने क्या किया कि इसके जो पूर्वज थे वो मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे, इसने उस उपाधि को त्यागा और बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो अगर सीधा सा सवाल आ जाए कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो काबुल की विजय के बाद। अब विद्यार्थियों हम चर्चा करेंगे कि वह भारत विजय के लिए क्यों आया। देखिए, कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कॉमन ही रहा है। धन, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ का धन हमेशा ही आक्रमणकारियों के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट रहा है। तो बाबर का भी धन प्राप्ति सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि काबुल में गरीबी थी, काबुल में पैसा नहीं था, उसको किसी तरीके की आय नहीं हो रही थी, तो वो चाह रहा था कि धन प्राप्ति हो। धन प्राप्ति उसको भारत पर आने से ही हो सकती थी। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? धन प्राप्ति। ठीक है, दूसरा उज्बेकों का डर था उसको, क्योंकि उधर से समरकंद और पे उसके आक्रमण असफल हो गए थे, और उसको डर था कि कहीं काबुल में आकर के भी वे उसकी सत्ता को चुनौती ना दें। तो दूसरा कारण हो गया विद्यार्थियों उज्बेकों का डर। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण माना जाता है दिक्काट गांव की घटना को। यहाँ पर हुआ यूं कि एक 111 वर्षीय महिला थी, उसने बाबर को तैमूर के आक्रमण की कहानी सुनाई कि तैमूर किस प्रकार आया, तैमूर की कहानी कि तैमूर किस प्रकार आया, उसने भारत से कितना धन अर्जित किया, किस प्रकार उसने विजय प्राप्त की,
उसकी कहानी सुन करके बाबर बहुत अधिक इंस्पायर हो गया था, क्योंकि वह स्वयं को तैमूर का वंशज मानता था। इसलिए विद्यार्थियों कहा जाता है कि ये जो दिक्काट गांव में 111 वर्षीय महिला ने जो उसे कहानी सुनाई, उसी से प्रेरित होकर के उसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उसका जब सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हमने अभी कल की क्लास में चर्चा की थी, पानीपत, लेकिन उससे पूर्व भी उसने 4 आक्रमण किए थे, उनके केवल हमें नाम याद रखने हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले, एक मिनट, यस, देखिए सबसे पहले उसने किया बाजोर पर आक्रमण। यहाँ था भेरा का किला, भेरा का किला, इसको उसने जीत लिया था। पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था, तोपों का प्रयोग हुआ था, तोपों का, बारूद का। ठीक है, तो सबसे पहली विजय उसकी क्या थी? बाजोर की विजय। बाकी ये नाम याद रख लीजिएगा केवल आप, पेशावर, सेकंड, थर्ड सियालकोट और फोर्थ था लाहौर व दीपालपुर। विद्यार्थियों, जो उसका ये बाजोर आक्रमण की घटना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब वो बाजोर पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो उसने कहा कि जब तक मुझे अच्छे शगुन नहीं मिलेंगे तब तक मैं हिंदुस्तान की तरफ नहीं बढ़ूंगा। उसी समय उसे खबर मिली कि उसे पुत्र प्राप्ति हुई है, तो उसने अपने पुत्र का नाम रखा हिंदाल। ये हम आगे पढ़ेंगे, हिंद प्लस आल किया उसने, तो इसका नाम हो गया था हिंदाल। और इसी से ये बहुत अधिक प्रेरित हुआ, इसको लगा कि मुझे बहुत अच्छे शगुन प्राप्त हुए हैं, मुझे भारत की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जब जब कमज़ोर स्थिति हुई है, केंद्र कमज़ोर हुआ है, तो आक्रमणकारियों के अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। तो बाबर अपने बाबरनामा में बताता है कि इस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य शक्तिशाली थे। इनमें मुस्लिम राज्य में उसने सबसे पहले बताया बंगाल के नुसरत शाह के लिए, दूसरा दिल्ली के इब्राहिम लोदी के लिए, मालवा के महमूद खिलजी, गुजरात का मुजफ्फर खान और बहमनी कलीमुल्ला शाह, और हिंदू राज्य हो ही गए राणा सांगा मेवाड़ के और विजयनगर का कृष्ण देव राय। ये सारे ही नाम हमें रटने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें मिक्स मैच में या इनमें से कौन से शक्तिशाली बताया है, समकालीन कौन से हैं, किसी भी तरीके से इस सवाल को पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके महत्वपूर्ण आक्रमण की चर्चा करते हैं हम। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था विद्यार्थियों बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इस समय इसे भारत आने के लिए आमंत्रण दिया था दौलत खान लोदी और आलम लोदी ने, आलम खान लोदी। इन्होंने इसे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था, और इब्राहिम लोदी इस समय पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आ पाया था, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। और इस युद्ध में बाबर के विजय होने का कारण माना जाता है विद्यार्थियों उसका कुशल सेनापतित्व, कि ये कुशल सेनापति था, और इसके द्वारा जो तोपों का प्रयोग किया गया, तोपों का प्रयोग, इस दौरान विद्यार्थियों इसने 2 युद्ध की पद्धतियों को और इस्तेमाल किया था। एक तो थी तुलुगमा युद्ध पद्धति, तुलुगमा युद्ध पद्धति, और दूसरी थी उस्मानी पद्धति। देखिए, तुलुगमा युद्ध पद्धति होती थी विद्यार्थियों, सेना के लेफ्ट और राइट पर एक रिजर्व फोर्स रखी जाती थी, जो आवश्यकता पड़ने पर पूरी सेना को घेर के हमला करती थी। ये रिजर्व फोर्स थी इनकी। और उस्मानी विधि होती थी तोपों को सजाने की विधि। ये 2 गाड़ियों के मध्य तोप को सजाते थे, जहां से सीधा हमला होता था। रिजर्व फोर्स हमेशा ही इनकी विजय का कारण बनी है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो तुलुगमा युद्ध पद्धति और दूसरा उस्मानी पद्धति। एक बाबरनामा में बाबर ही बताता है कि उसे राणा सांगा ने भी आमंत्रण दिया था पानीपत में आने का, लेकिन स्वयं राणा सांगा नहीं आया था। इसी वजह से उसने क्रोधित होकर के, जो अगला युद्ध हम पढ़ेंगे खानवा,
खानवा का युद्ध किया था, लेकिन बाबरनामा के अलावा अन्य किसी भी साहित्यिक स्रोत से हमें इस जानकारी की पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, तो ये था पानीपत का युद्ध। आप समझ गए होंगे कि ये पराजित हो गया और इससे क्या हुआ, मुगल वंश की स्थापना हुई। लेकिन ये युद्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण, इसको हम नहीं जज कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था विद्यार्थियों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा, मेवाड़ के थे ये, वह बाबर के मध्य। इस समय विद्यार्थियों मोहम्मद शरीफ नामक एक संत थे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस युद्ध में बाबर हारेगा। इस कारण सेना का मनोबल बहुत ही गिर गया था। उन्हें लगा था कि अब तो पराजित होना ही है। लेकिन बाबर ने अपने कुशल सेनापतित्व का परिचय देते हुए कहा कि मैं आज से ही शराब का त्याग करता हूँ। एक मिनट, कि मैं आज से ही शराब का त्याग करता हूँ। इसने पूरी सेना के सामने जितने भी शराब के बर्तन थे सब तोड़ दिए ले जाके, और इसने कहा ये युद्ध नहीं है, ये जिहाद है। अर्थात इस युद्ध को उसने धर्म युद्ध का रूप दे दिया और स्वयं ने गाजी की उपाधि धारण की थी जब ये युद्ध खत्म हो गया था। तो मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी ने सेना का मनोबल गिरा दिया था। राणा सांगा ने इस समय पाती पर्वन परंपरा को अपनाया था। पाती पर्वन परंपरा होती है विद्यार्थियों कि राजपूत शासक जब युद्ध करने जाते थे तो वह अन्य राजपूत शासकों से सहायता हेतु या युद्ध में आकर के उन्हें सपोर्ट करे, इसके लिए उन्हें जो भिजवाते थे उस परंपरा को कहते हैं पाती पर्वन। तो इसकी सेना में बहुत अधिक राजपूत शासक उस समय सम्मिलित हो गए थे। लेकिन इस युद्ध में बाबर जीत गया और राणा सांगा पराजित हो गए थे। राणा सांगा एक्चुअली घायल हो गए थे और उन्हें घायल अवस्था में वहां से ले जाया गया और उनका जो छत्र था वो झाला अज्जा ने धारण किया और राणा सांगा के स्थान पर युद्ध किया। लेकिन राणा सांगा के जाने के बाद सेना का मनोबल भी गिर गया था और इसका फायदा मिला बाबर को, क्योंकि बाबर ने अपनी सेना के मनोबल को बढ़ा रखा था और इधर मनोबल कमजोर हो गया था। तो युद्ध रहा पक्ष में बाबर के, और बाबर ने कहा जाता है कि इसके बाद गाजी की उपाधि धारण की थी और इसने खानवा के मैदान में राजपूत शासकों के सिरों की मीनारें बनवा के खड़ी की थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण था। इनकी डेट्स भी आप अच्छे से याद रखिएगा, 17 मार्च 1527। आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों मेदिनी राय व बाबर के मध्य। मेदिनी राय उस समय बहुत पावर में था। मालवा के शासकों का निर्माता कहा जाता है। ये मालवा में इसकी स्थिति कैसी थी, किंग मेकर की। मालवा में इसकी स्थिति थी किंग मेकर की, और बाबर को ये था कि इन फ्यूचर उसको इससे चुनौती ना मिले, इसलिए इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इसमें भी बाबर जीत गया। इस युद्ध में स्त्रियों ने जोहर किया था, साका नहीं हुआ था विद्यार्थियों, केवल जोहर हुआ है। स्त्रियों ने जोहर किया। साका कब होता, जब जोहर और केसरिया दोनों हो जाते तो हम कहते साका हुआ, लेकिन यहाँ पर केवल जोहर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध। ये हुआ था विद्यार्थियों इस समय बंगाल व बिहार में था महमूद लोदी। बिहार में था महमूद लोदी। और बाबर ने इसे भी पराजित कर दिया था और इन दोनों के मध्य महमूद लोदी प्लस बाबर, इन दोनों के बीच एक संधि संपन्न हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है विद्यार्थियों इस युद्ध के बारे में कि यह पहला युद्ध है जो जल व थल दोनों में लड़ा गया। दोनों में लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान महमूद लोदी का साथ दिया था शेर शाह सूरी ने।
शेरशाह सूरी ने। और इससे पूर्व विद्यार्थियों चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ था शेरशाह सूरी, और इस समय इसने कहा भी था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दूंगा। इसी कारण जब हुमायूं शासक बनने वाला था उससे पूर्व बाबर ने हुमायूं को कहा था कि ये अफगान बहुत अधिक चालाक है, तुम्हें इससे सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले युद्ध में ये बाबर के साथ था और दूसरे में महमूद लोदी के साथ। यह बाबर का अंतिम युद्ध था, इसके बाद इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। 1530 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी, और इसे पहले तो आगरा में नूर-ए अफगान नामक स्थान पर दफनाया गया, नूर-ए अफगान नामक स्थान पर दफनाया गया, लेकिन बाद में इसकी पत्नी यूसुफजाई ने, शेरशाह सूरी का शासनकाल था, यूसुफजाई ने इसके पसंद के स्थान, बाबर के पसंद के स्थान काबुल में दफना दिया था। ठीक है, इसके लिए हुमायूंनामा में इसकी जो बहन है गुलबदन बेगम वो लिखती हैं कि हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके लिए कोई इलाज नहीं बैठ रहा था, और बाबर ने अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने जो सांसें थी या अपने जो प्राण थे वो बाबर को हुमायूं को दिए और स्वयं के प्राण त्याग दिए। खैर, इसके अन्य किसी प्रमाण के अभाव में हम इसे सत्य नहीं मान सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आगरा के नूर-ए अफगान और बाद में काबुल में। लेनपुल महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं इनकी। लेनपुल ने इसे एक भाग्यशाली सेनापति कहा है कि जिसका लक साथ रहा और वह युद्ध में जीतता रहा। भाग्यशाली सेनापति, कई बार पूछ लेते हैं कि बाबर को भाग्यशाली सेनापति किसने कहा? लेनपुल ने कहा। विद्यार्थियों, बाबरनामा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अति महत्वपूर्ण। बाबरनामा में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो हम इसको अच्छे से करते हैं। देखिए, सबसे पहले बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया है? चगताई तुर्की। ठीक है, अब इसका चगताई तुर्की है, अब इसका तुर्की से फारसी में अनुवाद हुआ विद्यार्थियों सबसे पहले। ठीक है, तो इसका फारसी में अनुवाद किसके समय हुआ? सबसे पहले हुमायूं। आप समझते चलिएगा साथ साथ। हुमायूं के शासनकाल में इसका 2 बार हुआ। एक बार तो किया पायंदा खां ने और दूसरी बार किया जैना खां ने। ठीक है, 2 अनुवाद हो गए। फिर अगला हुआ अकबर के काल में। अकबर के काल में किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा हुआ था शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में किया था विद्यार्थियों मीर अब्बू तालिब तुर्बाती ने। मीर अब्बू तालिब तुर्बाती भी याद रखोगे तो वहाँ क्लिक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन होते हैं हमारे सामने। ठीक है, तो ये देखो, ये हुए हैं फारसी के अनुवाद हैं ये। एक हुमायूं के काल में इन 2 लोगों ने किया, अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया और शाहजहां के काल में मीर अब्बू तालिब तुर्बाती ने किया। फिर विद्यार्थियों देखो, इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ठीक है, आप याद रखिएगा ये किससे है? फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये किया था विद्यार्थियों सबसे पहले जॉन लीडन व एरिस्कन पहला अनुवाद है ये, और दूसरा किया था किंग ने। ठीक है, तो फारसी से अंग्रेजी में 2 अनुवाद हो गए, एक जॉन लीडन और तीसरा एरिस्कन। अब देखिए विद्यार्थियों, एक अनुवाद जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है तुर्की से अंग्रेजी में जो हुआ है। ये किया था विद्यार्थियों A.S. बेवरीज ने,
और इन्होंने उसका नाम दिया था मेमोयर्स ऑफ बाबर, मेमोयर्स ऑफ बाबर। ये हुआ था अभी 1905 में। ठीक है विद्यार्थियों, ये सारे ही अनुवाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा कि बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, चगताई तुर्की में। फिर इसका फारसी में अनुवाद 3 शासकों के काल में, हुमायूं के काल में पाइंदा खां, जैना खां, फिर अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना, और फिर शाहजहां के काल में मीर अबू तालिब तुर्बाती। फिर इसका फारसी से अंग्रेजी में कर दिया जॉन लीडन एरिस्कन ने, और सेकंड कर दिया किंग ने। फिर तुर्की से अंग्रेजी एएस बेवरीज। क्वेश्चन कुछ भी पूछे उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ना कि कौन सी लैंग्वेज से किस में पूछ रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक फ्रेंच में भी हुआ है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाबरनामा में ये बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे ये कहता है कि हिंदुस्तान के 3 अभिश्राप हैं, अभिश्राप हैं। एक तो यहाँ गर्मी बहुत है, गर्मी, धूल जो आंधियाँ चलती है वो, और लू। इसने 3 अभिश्राप बताए हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे रहट का उल्लेख किया है इसने इसी के अंदर। ये कुछ एक बाबरनामा की इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने मुबैयान एक सिक्का प्रचलित किया था, सॉरी मुबैयान एक पद्य की शैली है, पद्य शैली है। कौन सी भाषा की? फारसी। फारसी भाषा में पद्य शैली, पद्य की एक शैली का जन्मदाता है ये, वो शैली है मुबैयान। सिक्के इसने विद्यार्थियों 2 सिक्के चलाए थे, एक तो था शाहरुखी और दूसरा था बाबरी। ठीक है, शाहरुखी चलाया था विद्यार्थियों काबुल में, और बाबरी चलाया था इसने कंधार में। ये 2 सिक्के इसके द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है, एक चीज हम मिस कर गए, अभी कर लेते हैं उसको। यस, देखिए विद्यार्थियों, जब इसने पानीपत की विजय प्राप्त की थी ना, तब इसने कहा था कि अब काबुल की गरीबी के दिन खत्म हुए, और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने काबुल के अंदर जो सिक्के बांटे थे, सब प्रत्येक को इसने सिक्के बांटे थे, वो सिक्का था शाहरुखी। और इन सिक्कों को बांटने के कारण विद्यार्थियों इसे कलंदर कहा जाता है। एक उपाधि हो गई इसकी हमारे सामने, कलंदर। तो मिर्जा से बादशाह तो बना काबुल की विजय के बाद, पानीपत की विजय के बाद इसे कलंदर कहा जाने लग गया, और खानवा की विजय के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करी। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आप अच्छा कर रहे होंगे, तो लगे रहिए और व्यवस्थित रहिए। थैंक यू।